अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिफ शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम वॉकिंग एड्स के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स रह गए थे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं स्टिक्स जो हैं वुड की या मेटल की बनी होती हैं, और ये दो टाइप्स में आती हैं। इनका या तो हैंड पीस कर्व होती हैं या फिर स्ट्रेट होते हैं। जो मेटल की स्टिक्स होती हैं उनकी हाइट जो है एडजस्टेबल होती है, जिस वजह से वो सूटेबल होती हैं किसी भी असेसमेंट पर्पज़ के लिए। इसके बरक्स वुडन स्टिक्स की बात की जाए तो उनकी हाइट एडजस्टेबल नहीं होती, तो आप हर टाइप के पेशेंट के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल केसेस के लिए आपको जो है वुडन स्टिक्स बनवानी होती हैं, लेकिन वो पेशेंट को कोस्ट में पड़ जाती हैं। इसके बरक्स जो है मेटल स्टिक्स जो हैं वो प्रेफरेबल हैं, क्योंकि उनकी हाइट एडजस्टेबल होती है और किसी भी टाइप के पेशेंट में आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी वैराइटीज़ में हमारे पास स्टिक्स आती हैं, जिनके हैंड ग्रिप स्ट्रेट होते हैं या कर्व होते हैं। अब इसी तरह की जो है फर्दर टाइप्स हैं स्टिक्स की, कुछ ट्राईपोड या टेट्रापोड। ट्राईपोड और टेट्रापोड भी स्टिक्स की ही टाइप्स हैं, लेकिन ये जो है वॉकिंग को और इम्प्रूव कर देती हैं हमारी। वो किस तरह? क्योंकि ये हमें जो है स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती हैं, जिस वजह से हमारी स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है और बैलेंस इम्प्रूव हो जाता है। और ये लाइट वेट होती हैं, जिस वजह से हमारी स्टेबिलिटी जो है ईज़िली बढ़ जाती है, और जो हमारा बैलेंस और मोबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अब ट्राईपोड वॉकिंग स्टिक्स की बात की जाए तो जैसे भी हमने बात की कि लाइट वेट होती है और हाइट इनकी एडजस्टेबल होती है, और 3 स्टडी लेग्स होने की वजह से इनका बेस जो है स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब किसी भी टाइप के पेशेंट की हो, चाहे वो फिर राइट हैंडेड हो या लेफ़्ट हैंडेड हो, तो आप उनमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी लेग्स हैं उनमें हमारे पास रबर फ्रिल लगे होते हैं, जिस वजह से स्लिपिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, और जिस लेग पे भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको इस तरह संभालती हैं कि वो प्रोटेक्शन की तरफ चली जाती है। अब इसके जो हैंड पीस है, अर्गोनॉमिक्स की वजह से हमने उनको इस तरह डिज़ाइन किया है कि कोई भी पेशेंट उसको ईज़िली ग्रिप कर सके और अपना जो वेट है उसको ईज़िली ट्रांसफ़र कर सके। तो आप ये देख सकते हैं पिक्चर में किस तरह हमारे पास ट्राईपोड स्टिक्स किस तरह की होती हैं। इनका जो है एक हैंड पीस होता है, और मेटल बटन्स के थ्रू हम इनकी हाइट को एडजस्ट करते हैं, और इनके जो है 3 लेग्स होती हैं जिन जो कि रबर फ्रिल कंटेन करती हैं, जिससे स्लिपिंग के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। टेट्रापोड स्टिक्स की बात की जाए तो ये ट्राईपोड स्टिक्स जो है ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इनकी 4 लेग्स होती हैं, जिस वजह से बेस जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इनमें भी जो है हमारे पास सेम जो है स्ट्रक्चर होता है ट्राईपोड स्टिक्स के, बस इनकी जो है एक लेग्स जो है एक्स्ट्रा होती है। इसकी हाइट भी जो है एडजस्टेबल होती है, और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और इनमें भी स्लिपिंग के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जितनी भी इसकी लेग्स हैं उनमें रबर फ्रिल जो है ऑक्यूपाई होती है। अब केन की टाइप्स की बात की जाए तो केन या स्टिक्स सेम ही होती हैं हमारे पास, और ये 3 वैराइटीज़ में आप देख सकते हैं हमारे पास हैं। और भी वैराइटीज़ होती हैं, ये मेजर वैराइटीज़ यही हैं हमारे पास। और केन जो है हमारी जो ग्लूटिस मीडियस पर जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है वॉकिंग के वक्त, तो उनको एलिमिनेट करती हैं, और जो कंप्रेशनल फोर्सेस हमारी हिप पे जो एक्स्ट्रा फोर्सेस लग रही हैं उनको रिड्यूस करती हैं। अब मेजरमेंट हमने जो है इस तरह लेनी है कि पेशेंट जो है हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, उसकी एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होगी, और मेजरमेंट हमने अनस्टेरॉइड प्रोसेस से फ्लोर तक लेनी है, और इस तरह लेनी है कि जो आपकी मेजरमेंट है वो 50 सेंटीमीटर लेटरल हो हील से। अब हमने स्टिक्स को यूज़ किस तरह करना है? हमने स्टिक्स को इस तरह यूज़ करना है जिस तरह हम क्रचेस में पार्शियल वेट बेयरिंग करवा रहे थे पेशेंट से। अब आपने जो है पेशेंट को अलाउ करना है कि वो वेट जो है कैरी करे अपनी अफेक्टेड लेग पे भी, लेकिन पार्शियल वेट कैरी करे। अब आपने जो है एक स्टिक जो है यूज़ करवा ली अनअफेक्टेड साइड पे, और इस जिससे क्या होगा, स्टिक और आपकी जो अफेक्टेड लेग होगी वो एक साथ जो है फॉरवर्ड मूव करेंगी, और उसके बाद जो है वेट कैरी करेंगी। आधा वेट जो है आपका स्टिक पे आएगा और आधा वेट जो है आपका लेग पे आएगा। तो ये हमारे पास पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि हमने जो है अपने राइट साइड पे जो है स्टिक कैरी की है, हमारी जो अनअफेक्टेड लेग है वो हमारी राइट साइड है, तो हमने उसके साथ ही अपनी अफेक्टेड लेग को भी कैरी किया है और वेट जो है ट्रांसफ़र किया है दोनों पे। उसके बाद जो हमारी अनअफेक्टेड लेग है वो आगे फॉरवर्ड मूव करेगी, और फिर वो वेट कैरी करेगी। फ्रेम्स की बात की जाए तो ये भी लाइट वेट होते हैं, और इनके भी 4 फीट होती है, जिस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से,
और इनकी हाइट भी एडजस्टेबल होती है और पेशेंट जो है इसको ईज़िली लिफ्ट कर सकता है। अब फ्रेम यूज़ किस तरह करते हैं हम कि पेशेंट जो है फ्रेम को फॉरवर्ड मूव करवाता है और फिर उस पर जो है लीन कर जाता है, यानी कि अपना सारा जो बॉडी वेट है वो फ्रेम के ऊपर ले जाता है और 2 स्टेप जो है आगे लेता है। तो इस तरह जो है उसकी पैटर्न जनरेट होता है। लेकिन जो टैक्सिक पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता तो वो फ्रेम को जो है फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो है अर्गोनॉमिस्ट ने जो है रोलेटर फ्रेम्स जो है बनाए हैं, जिससे वो ईज़िली पुश कर सकती हैं और अपना वेट जो है कैरी कर सकते हैं। और रेसिप्रोकल फ्रेम भी होते हैं हमारे पास, जिसकी जो दोनों साइड्स हैं इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं, तो वो भी पेशेंट जो है ईज़िली कैरी कर सकते हैं। अब वाइड जो है बेस होने की वजह से स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होती है और सपोर्ट जो है पेशेंट को ज़्यादा मिलती है। अब जो हमारे पास फ्रेम है उनको यूज़ करते हुए हमारा गेट पैटर्न तो स्लो होता है, लेकिन जो है हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको भी प्रेफर करते हैं। अब पेशेंट को फ्रेम कहते करते वक्त जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो उसका बैलेंस को जो है बेहतर होना चाहिए और उनमें उसमें अनकोऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने फ्रेम कैरी करना है। अगर उसमें अनकोऑर्डिनेशन है तो वो फ्रेम को जो है ईज़िली कैरी नहीं कर पाएगा। ये हमारे पास फ्रेम्स हैं, तो किस तरह का ये हमारा सिंपल फ्रेम है। अब ये हमारे पास रोलेटर फ्रेम्स हैं और ये हमारे पास रोलेटर फ्रेम इस तरह के होते हैं कि पेशेंट जो है इसको ईज़िली यूज़ करते हुए आप मार्केट में भी जा रहे हैं तो अपना कोई सामान लेना है आपने, तो वो आप ले सकते हैं, अपनी जो डेली लाइफ है उसके वर्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है रेसिप्रोकल फ्रेम है, जिसकी जो दोनों साइड से इंडिपेंडेंटली जो है मूव कर सकती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेसिस और सिबलिंग्स। ये हमारे पास मेडिकल डिवाइसेस हैं जो कि रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होती हैं उस वक्त जब हमारी वॉकिंग जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो या किसी भी पेशेंट को जो है रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत हो। अब कोई भी मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हो गया है तो उस सूरत में हमने किसी जो पार्ट है उसको स्टेबलाइज़ करना है, तो उसके लिए हम स्प्लिट यूज़ करते हैं या ब्रेसिस यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको लिमिट करती हैं और मूवमेंट को जो है लिमिट कर रही हैं और वॉकिंग को भी लिमिट कर रही हैं, ताकि कोई भी अगर इंजरी हुई है तो मूवमेंट की वजह से उसमें फ़र्दर कोई डैमेज ना आए। इसी तरह ये और टाइप्स में भी होती हैं, ऑर्थेटिक टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं और हमारी जो फंक्शनल एबिलिटी है या हमारे जो नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं उनको भी रिस्टोर करने में हेल्पफुल होती हैं। अब स्प्लिंट्स की बात की जाए तो ये वो डिवाइसेस हैं जो कि हमारी किसी भी पार्टिकुलर पार्ट है बॉडी का उसको इमोबिलाइज़ करती हैं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है रोड पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा कि मिसाल के तौर पे उसकी बोन पे कोई फ्रैक्चर आ गया है, तो अपने वो हैंड को मूव नहीं कर पा रहा, तो हमने उसको स्टेबलाइज़ करना है ताकि बोन जो है ज़्यादा डैमेज ना हो, अपने ज़्यादा पोजीशन से ज़्यादा ना हट जाए। तो हमने उसको स्टेबलाइज़ करना है वहाँ पे और जो है ताकि वो अपने जो उस पार्ट को मूव ना कर सके और जो इसको पेन भी ना हो ज़्यादा। अब टाइप्स की बात करें स्प्लिंट्स की, तो ये वुड्स की भी बनी होती हैं जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं। मेटालिक स्प्लिंट्स भी होते हैं, प्लास्टिक स्प्लिंट्स भी होती हैं, न्यूमेटिक या इन्फ्लेटेबल स्प्लिंट्स भी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी आप ऐसी चीज़ जिससे आप किसी उसको यूज़ करते हुए बॉडी पार्ट को स्टेबलाइज़ कर सकें, वो भी हमारे पास स्प्लिंट्स हैं, जिसमें हमारे पास न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, कार्डबोर्ड्स आ जाते हैं। अब स्प्लिंट्स जो हैं हमारे पास कई टाइप्स में होती हैं, उनकी बहुत सी वैरायटी हैं, जिसमें हमारे पास प्लास्टिक मोल्डिंग स्प्लिंट्स जो हैं हमारी सबसे कॉमन टाइप्स हैं, जो कि प्लास्टिक की बनी होती हैं और मोस्टली यूज़ भी हो रही होती हैं। अब कुछ स्प्लिंट्स इस तरह की होती हैं जिनको इन्फ्लेटेबल एयर सेल से जो है लाइन किया जाता है, जो कि हमारे जो फुट या एंकल जिस पे भी हम जो है उसको यूज़ कर रहे हैं तो उनमें प्रेशर को रिड्यूस करती हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट को कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हम सॉफ्ट पैडेड नाइट स्प्लिंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो ईज़िली जो है प्रोलॉन्ग उन स्प्लिंट्स को कैरी कर सकता है। अब इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेची लाइट वेट सॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं इनके अल्टरनेटिव्स में। अब हमने बात की कि जिस तरह अगर प्रोलॉन्ग हमें जो है इमोबिलाइज़ करवाना है किसी पार्ट को, तो हम जो है सॉफ्ट पैडेड नाइट स्प्लिंट्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारी एंकल साइड पे, जिससे हमारी प्लेंटर फेशिया जो है स्ट्रेच है वो रिड्यूस हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं पिक्चर में हमारी स्प्लिंट्स किस तरह की होती हैं। ये
अब फुट स्प्लिंट्स हैं हमारे पास, हैंड स्प्लिंट्स हैं, तो उनको यूज़ करते हुए हम जो है इमोबिलाइज़ करवाते हैं हमारे जो बॉडी पार्ट है। अब ब्रेसेस की बात की जाए तो ये इस तरह है जो कि फ़िट हो जाती हैं किसी भी चीज़ के साथ। अब जो हमारा वीक पार्ट है या कोई भी इंजर्ड बॉडी पार्ट है, तो उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो अब आपने मोस्टली देखा होगा कि जो ऑर्थोटिक के पेशेंट्स होते हैं या जिनकी ऑर्थोपेडिक के पेशेंट होते हैं, जब उनमें जो है कोई भी फ्रैक्चर होता है या कोई भी आप कह लें पोस्ट सर्जरी के बाद, तो उनको ब्रेसेस जो है अप्लाई करवाई जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप की ब्रेसेस होती हैं, नी ब्रेसेस, एंकल ब्रेसेस, हैंड ब्रेसेस, शोल्डर ब्रेसेस, तो जिनसे जो है उनको उनके जो पार्ट्स हैं उनको स्टेबलाइज़ किया जाता है ताकि उनमें जो है ज़्यादा मूवमेंट ना हो और जो हीलिंग प्रोसेस है हमारा वो ईज़िली कैरी हो जो है बढ़ सके। तो इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी भेजें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएँ। शुक्रिया।